पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट के मुस्तकबिल के लिए ठंडी हवा का झोंका बनने वाली पाक कीवी सीरीज सिक्योरिटी थ्रेट की आंधी ने उड़ा के रख दी। पीसीबी का लाहे अमल अब क्या होगा या क्या होना चाहिए। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के अंदर बयानिए के खेल जोरों पर हैं। जावेद लतीफ का अपना जावेदनामा है जिस पर चीखो पुकार का सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब हुकूमत इलेक्शन कमीशन से चोंच लड़ाने में मसरूफ है। अफगान मामला जूं का तूं है, लेकिन इसके हम पर असरात पड़ना शुरू हो गए हैं। इसी असना में शाह महमूद कुरैशी अमरीकी यात्रा पर हैं। इन तमाम उमूर पर आज के प्रोग्राम में नजर डालेंगे। अस्सलाम वालेकुम, नजम सेठी शो में खुश आमदेद। मैं हूँ सैयदा आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी साहब, बड़ी फीकी सी मुस्कुराहट के साथ आज हम शो का आगाज़ कर रहे हैं क्योंकि क्रिकेट शायकीन बहुत अपसेट हैं। क्रिकेट शायकीन क्या, सियासतदान, सभी तबकात हमारे मुल्क के, और क्रिकेट के लिए जितनी आपकी खिदमत है उनको भी लोग याद करते रहे। जुमे को जब न्यूजीलैंड टीम ने वापसी का फैसला किया, अचानक शायकीन क्रिकेट ग्राउंड में पहुंचना शुरू हो गए हैं। जो मैच उससे पहले प्रैक्टिस मैचेस वो खेलते रहे पाकिस्तान में, लेकिन आधा घंटा 1 घंटा पहले उन्होंने दौरे की मनसूखी का ऐलान कर दिया और रवाना भी हो गए। वज़ीर आज़म ने राब्ते भी किए, जसिंडा आर्डन जो न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म है उनसे, लेकिन बात नहीं बन सकी। सभी आपसे ये जानना चाहते हैं कि असल में हुआ क्या और कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, इनसाइड स्टोरी क्या है? इनसाइड स्टोरी तो इतनी नहीं है, जो कि असली इनसाइड स्टोरी है वो तो न्यूजीलैंड ने नहीं बताई। वो कह रहे हैं कि हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि जब टीम मूव करेगी होटल टू द स्टेडियम तो रास्ते में अटैक होगा। ये उनका इससे ज़्यादा लंबा बयान नहीं आया। और उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ हमारी इंटेलिजेंस सर्विस ने ये नहीं कहा। 5 आइज़ 5 इंटेलिजेंस सर्विसेज का एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, कनाडा एंड यूके। अच्छा, सबके यहाँ डिप्लोमेटिक एनक्लेव में हमारे इस्लामाबाद में इनके सिक्योरिटी अफसर्स और इंटेलिजेंस और मिलिट्री अटैचेस होते हैं। सो वो मॉनिटर करते रहते हैं यहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और फिर सैटेलाइट्स के ज़रिए वो ईज ड्रॉपिंग भी अमेरिकन करते हैं, ब्रिटिश भी करते हैं बहुत बड़े पैमाने पे। उनके बहुत बड़े ईव्स ड्रॉपिंग या ईव्स ड्रॉपिंग नहीं, एयर ड्रॉपिंग आइलैंड्स हैं जहाँ उनकी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं वो सैटेलाइट्स के ज़रिए। तो अब इतना सिर्फ हमें बताया, ये हमें पता चला है कि सुबह 3 बजे के करीब थर्सडे और फ्राइडे की रात, अच्छा दिन, ठीक है, 2-3 बजे के करीब न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने पीसीबी से रब्ता किया। और जाहिर है कि यहाँ तो लोग सोए हुए थे, उठाया होगा और कहा कि जी हमारी ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट है और हम पुल आउट करना चाह रहे हैं। तो पीसीबी ने, रमीज़ राजा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शेड्यूल की हुई थी 12:30 की। मेरा ख्याल है राजा साहब ने उन्हें शौक पहुंचा होगा कि ये क्या हो रहा है, या वसीम खान साहब से बात हुई होगी, जिससे भी बात हुई, मेरा ख्याल है वसीम से बात हुई। तो उन्होंने फिर आगे से कहा होगा हमें बताएं क्यों, क्या। उन्होंने कहा होगा जी इससे ज़्यादा हम बात नहीं कर सकते। तो खैर बात वहाँ ख़त्म हो, परेशान होंगे। इन्होंने फिर सुबह सुबह होते इस्लामाबाद से रब्ता किया, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से रब्ता किया, फॉरेन ऑफिस से रब्ता किया होगा कि जी ये हो गया। और इन द मीन वाइल प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो लेके बैठे रहे कि शायद 12 बजे तक हम कन्विंस कर लें इनको कि ना करें। अच्छा। और इन्होंने इस्लामाबाद को कहा, हुकूमत को, कि आप बात करें और बताएं क्या हो रहा है, क्योंकि बोर्ड ने तो हमारे साथ ये कह के और फारग हो गए। फिर उसके बाद फिर ये सुना कि प्राइम मिनिस्टर साहब तक बात पहुंची, वो सेंट्रल एशिया में थे। उन्होंने फिर न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर के साथ बात की, उन्हें समझाने की कोशिश की, वो नहीं मानी जी। उसके बाद फिर जब वो नहीं मानी तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कैंसिल हुई, क्योंकि अब हम क्या कहेंगे, थोड़ी सी और कोशिश कर लेते हैं, भाग दौड़ हो रही थी, फिर लास्ट मिनट एफर्ट्स हो रहे थे, मगर उन्होंने बात आपकी नहीं मानी। और फिर जब बात नहीं मानी तो फिर यहाँ अनाउंस कर दिया गया कि ये हुआ है। तो ये तो कैसे हुआ और किसने क्या किया। अब न्यूजीलैंड ने ये क्यों फैसला किया कि जी ये पुल आउट करना है, इसमें न्यूजीलैंड ने तो आपको नहीं बताया, सिर्फ यही कहा कि हमारी इंटेलिजेंस ने ये बताया। मेरा अपना असेसमेंट, क्योंकि कुछ अर्सा मैं भी रहा हूँ ना इन सिचुएशंस में, तो ये जो थ्रेट अलर्ट्स होते हैं या थ्रेट एडवाइजरीज होती हैं, और जो चैटर जिसे कहते हैं ना, चैटर पिकअप करते हैं इंटेलिजेंस एजेंसियाँ। टेलीफोनों के ऊपर बातें लोग कर रहे होते हैं, सैटेलाइट फ़ोन्स के ऊपर लोग बातें कर रहे होते हैं, और सारा वक्त अमेरिकन इंटेलिजेंस, ब्रिटिश इंटेलिजेंस हमारी आईएसआई सुन रही होती है, रैंडमली उठा रहे होते हैं। तो चैटर जो होती है उससे होता है कि, और इन्होंने टारगेट किए हुए होते लोग
कि टीटीपी के ये लोग, ये सैटेलाइट फ़ोन्स, ये वो, तो वहाँ से इनको कुछ आइडिया मिल जाता है कि कुछ होने जा रहा है, नहीं होने जा रहा, कोई ऐसी बातें हो रही हैं जो कोड में हो रही हैं, वहाँ से फिर थ्रेट अलर्ट्स निकलते हैं और फिर काउंटर मेजर्स लिए जाते हैं। हमारे ज़माने में भी इशू होते थे ऐसे काउंटर मेजर्स कि जी वो थ्रेट अलर्ट है, तो फिर हम पूछते थे अपनी सिक्योरिटी एजेंसियों को आप क्या कर रहे हैं, तो कहते नहीं हम बिल्कुल फॉलो अप कर रहे हैं थ्रेट अलर्ट को, हम जहाँ से ये चैटर आ रही है उसको मॉनिटर कर रहे हैं, कोई और चीज़ मिले जिससे कोई चीज़ हो, बट आप फिक्र ना करें, हमने एक राउंड स्टेडियम के इर्द गिर्द रेंजर्स का है, फिर पुलिस है, फिर रेंजर्स है, और हमने ज़बरदस्त तरीके के साथ हमने सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए में, फ़िक्र की कोई बात नहीं है अगर ऐसे होता भी है तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस किस्म की सिचुएशन हो चुकी है। लेकिन जो भी हुआ सेठी साहब, बहुत अफसोसनाक हुआ, बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं क्रिकेट शायकीन, पूरे मुल्क में जैसे अफसुर्दगी सी है, क्योंकि आपको पता है कहा जाता है कि जब खेल के मैदान आबाद होते हैं तो अस्पताल वीरान होते हैं। पीसीबी को भी माली नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है क्रिकेट मनसूखी से। ठीक है, रीशेड्यूल होने की बात हो रही है, लेकिन अभी तक पता नहीं चल सका कि बात बनेगी क्या। इस पर पीसीबी का रिस्पॉन्स आप समझते हैं कि वो ठीक है या उनसे कुछ मिस हैंडल हुआ मामला? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं जहाँ मैं समझता हूँ थोड़ी सी मिस हैंडलिंग हुई है। पहली बात तो ये है कि जाहिर है कि जब एक फ़ॉरेन टीम आके इस तरीके से कहती है हम जा रहे हैं, तो अब क्या रोक तो नहीं सकते आप। मगर मैं ये समझता हूँ कि इस फैक्टर ऐसा है जो कि अगर ना होता तो शायद रिजल्ट्स फ़र्क होते। देखिए, डीआरएस सिस्टम हर आईसीसी टूर्नामेंट में जिसका हिस्सा आईसीसी के साथ ताल्लुक हो या उसके अम्ब्रेला के नीचे हो, डीआरएस सिस्टम इज़ अ मस्ट, ताकि अंपायरिंग कंट्रोवर्सीज ना हों। बायलैटरल सीरीज़ के अंदर भी रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स होते हैं और डीआरएस। अब हुआ ये है कि ये जो सीरीज़ थी इसका ताल्लुक था एक आईसीसी की एक लॉन्ग टर्म टूर्नामेंट चल रही है, सुपर टूर्नामेंट, उसके अंदर ये जो टीमें पार्टिसिपेट करती हैं, जीतती हैं, हारती हैं, उनके नंबर्स पॉइंट्स मिलते हैं उनको, रैंकिंग। हमारे यहाँ ये हुआ कि डीआरएस सिस्टम होना चाहिए था, ये सीरीज़ उस सीरीज़ के अंदर आ रही थी। अगर हम होम सीरीज़ में ये जीत जाते तो हमारे पॉइंट्स मिलने थे हमें वहाँ। हुआ ये कि इन्होंने डीआरएस सिस्टम बुक नहीं किया, बहुत बड़ी कोताही हो गई, जिसके लिए मैं समझता हूँ कि कोई भी सज़ा कम है जिस बंदे से ये कोताही हुई है, और वो मिला नहीं इनको डीआरएस सिस्टम आखिरी वक्त, वो इंडियंस ने बुक कर लिया हुआ था। इनको चाहिए था एडवांस में बुक करते, इन्होंने नहीं किया, अरेंजमेंट्स करते नहीं किए, जिसकी वजह से जो स्टेटस है इस सीरीज़ का वो तब्दील हो गया। अब ये आईसीसी के अंदर जो सीरीज़ है उसको नहीं काउंट नहीं हो रही, तो रातों रात एक सीरीज़ का स्टेटस जब आप चेंज कर देते हैं। अब न्यूजीलैंड का इसके अंदर कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, पैसे उनको नहीं मिलने थे इसके, अपार्ट फ्रॉम ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, बाकी सारा जो होम सीरीज़ के होते हैं प्रॉफिट्स तो पीसीबी को मिलता है, तो उनको तो कुछ नहीं मिलना था। ऊपर से उनके अगर डीआरएस सिस्टम होता और उठ के चले जाते तो उनको पॉइंट्स भी लॉस होने थे, वो मैच फॉरफिट कर दिया जाता। ठीक है, तो अब इस दफ़ा डीआरएस सिस्टम नहीं था, पैसे भी नहीं मिल रहे थे, सिक्योरिटी थ्रेट भी थी, तो उन्होंने कहा यार देखा जाएगा, पाकिस्तान को डील कर लेंगे, क्या हो जाएगा, हमारा तो नुकसान नहीं हो रहा ना। अगर उनका कोई नुकसान भी हो रहा होता तो फिर शायद 2 दफ़ा सोचते, मगर कोई नुकसान नहीं, तो सारा नुकसान हमारा ही हो रहा था। डीआरएस सिस्टम ना होने की वजह से इस सीरीज़ का स्टेटस गिर गया। आप ख्याल में कौन जिम्मेदार है इस बात का? पीसीबी के वो साहब जिम्मेदार हैं, और एट द एंड ऑफ द डे ये चीफ एग्जीक्यूटिव जो हैं उनका ये काम है टू मेक श्योर कि ये जो भी है मार्केटिंग डिपार्टमेंट है या क्रिकेटिंग डिपार्टमेंट है या इंटरनेशनल डिपार्टमेंट है वो करें। उन चीफ एग्जीक्यूटिव देखता है ना, यही तो काम होता है चीफ एग्जीक्यूटिव। तो मेरा ये ख्याल है कि दिस इज़ इंटरनेशनल डिपार्टमेंट एंड चीफ एग्जीक्यूटिव हु आर रिस्पॉन्सिबल कि नॉट मेकिंग श्योर कि डीआरएस वेल इन टाइम बुक हुआ था कि नहीं हुआ था। अच्छा, अब इसमें वो हो सकता है कुछ एक्सप्लेनेशन दें, बट चले, तो मेरा समझता हूँ एक रिस्पॉन्स तो ये था। ठीक है। दूसरा ये था कि अभी उसके बाद पीसीबी के कुछ बयान आए हैं, रमीज़ राजा साहब का आया है, वसीम का भी आया है, और जिसमें एक बयान में ये था कि हम देख लेंगे आईसीसी में इनको देख लेंगे। ज़ाहिर है गुस्सा था, तो कुछ तो कहना ही था, आवाम बेताब थी कि आप लड़ें खड़े हों, तो ज़ाहिर है वो प्रेशर होता है, तो सियासी किस्म का बयान देना पड़ता है। मेरा नहीं ख्याल कि वो ज़्यादा पसंद आया होगा वहाँ के, यार इसमें आईसीसी का क्या मसला है, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज़ है, तो आप लोगों का मसला, हमें क्यों बीच में इन्वॉल्व कर रहे हैं। बट बहरहाल क्योंकि न्यूजीलैंड आईसीसी का मेंबर है तो वहाँ बात तो हो सकती है, मगर अब इट्स टू लेट फॉर दैट। दूसरी चीज़ जो है, मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने फौरी तौर पर रब्ता नहीं किया इंग्लैंड के साथ और ऑस्ट्रेलिया के साथ। आईसीसी नहीं भी अवेलेबल, बिकॉज वो बुलानी पड़ती है मीटिंग आईसीसी की। लंदन में इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड तो है ना जिन्होंने इसके बाद आना है, फ़ौरन जाके वहाँ बात करते, उनसे मिलते,
मीटिंग कॉल करते, उनको समझाते। अगर ये पीसीबी ने इसको सही तरीके से हैंडल ना किया तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है पाकिस्तान का। देखिए इस वक्त आपकी सारी जो इंटरनेशनल क्रिकेट की रिटर्न थी, वापसी थी, जो अल्लाह ताला के फजल करम से हमने शुरू की थी, और इस किस्म से डबल सिक्योरिटी थ्रेट्स थी, याद है आपको कितनी सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट्स थी। टीटीपी धंधना रहा था, उसके बावजूद हमने मैनेज कर लिया, 4-5 टीमें बुला ली और रास्ते खोल दिए। अब ये जो हुआ है हादसा, अगर इसको सही तरीके से हैंडल नहीं किया जाएगा और अगर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया नहीं आते तो फिर बहुत मसले बन जाएंगे। इसलिए फाइनेंशियल लॉस तो अपनी जगह, क्योंकि अब इनके जो भी इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए थे वो सारे जो है ना फड्डे में पड़ गए। वो सब मांगेंगे अपने पैसे कि जी हम तो इतने पैसे नहीं देंगे या इतने पैसे आप दें, जिसके होने थे अब आप हो नहीं रहा है तो हम ये नहीं देंगे वो नहीं देंगे, बैंक गारंटीज लोगों ने दी नहीं है, ये वगैरह, तो बड़ी लीगल इश्यूज भी बनेंगे। वर्ल्ड में मैसेज क्या गया होगा, और क्या जो न्यूजीलैंड टीम का तर्ज अमल था पाकिस्तान की सिचुएशन को देखते हुए वो जायज़ था? नहीं, देखिए मैं तो समझता हूँ जायज़ नहीं था, मगर अगर सिक्योरिटी थ्रेट थी तो फिर मैं आपको एक सेकंड के लिए ये कहता हूँ, आपको तो बहुत तकलीफ हुई, आप तो समझते हैं जायज़ नहीं था, रिस्क ले लेनी चाहिए थी, और आप ये भी कहते हैं कि रिस्क इतनी बड़ी नहीं थी, मगर फिर भी ले लेनी चाहिए थी, छोटी रिस्क थी कोई बात, आपका तो ये मौक़िफ़ है। मगर उनकी तरफ से सोचिए ना कि अगर खुदा न ख्वास्ता कुछ हो जाता, जबकि ये मामला पब्लिक में आ चुका था थ्रेट का, तो ये पाकिस्तान नहीं है कि ट्रेन का एक्सीडेंट होता है और कोई इस्तीफा नहीं देता, कोई जिम्मेदारी नहीं कबूल करता, कोई कुछ नहीं करता, यहाँ तो और बहुत कुछ हो जाता है, कोई जिम्मेदारी नहीं। वहाँ तो ये सीधी सीधी ऑपोजिशन ने प्राइम मिनिस्टर को कहना था या फॉरेन मिनिस्टर को कहना था कि आपने किया क्या, आपको पता था, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आपको मिल चुकी थी, उसके बावजूद आपने ये किया। तो आपने हमारी टीम के वहाँ तो एक एक जान आयशा, हमारे यहाँ तो यहाँ हर रोज 4-5 हमारे मामूल की बात है, इट्स अ फिगर, सिर्फ एक फिगर है, शहीद हो जाते हैं हम उन बेचारों को, उनके वालिदैन। वहाँ क्राइस्ट चर्च का इंसिडेंट आपको याद होगा, पूरा मुल्क हिल के रह गया था, एक अकलियत के साथ ये वाकया हुआ था, और ये तो उनके अपनी आप थोड़ा सोचें उनकी पॉइंट ऑफ व्यू भी, मगर बात ये हमने तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है ना। मेरा ख्याल है इसमें कोई कंस्पिरेसी थियरी नहीं है, इसमें शायद कुछ कम्युनिकेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम्स हो गए हैं, और क्योंकि उन्होंने आखिरी मिनट पे ये किया, तो मैं समझता हूँ कि अगर ज़्यादा ये मैं होता तो मैं उनको ये कहता कि आप मेहरबानी करें, हम डिले कर देते हैं 2 दिन 3 दिन, आपकी टीम सेफ़ है, कोई ऐसी नहीं है, हम मैच आज नहीं खेलते, दिस इज द प्लान बी एक्चुअली। हाँ, हम नहीं करते, आप अपने इंटेलिजेंस वालों को हमसे शेयर करें अपनी इन्फॉर्मेशन, हम आपकी करते हैं, और उसके बाद फिर आप एक दफ़ा रिव्यू कर लीजिएगा, अभी 2 दिन के लिए ठहर जाए। ये तो हो ना सका। सेठी साहब कितनी खूबसूरत आपने बात की, वैसे ये डैमेज कंट्रोल कर सकता था, ये बिल्कुल हो सकता था, प्राइम मिनिस्टर साहब ये कह सकते थे कि 2 दिन ठहर जाएं, ये न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को पीसीबी भी कह सकता था, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग केस बनता आपका, मगर ऐसे हुआ नहीं। अच्छा, रमीज़ राजा साहब को जिम्मेदारियां संभाले अभी ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपसे ये खुसूसन जानना चाहूँगी, अभी सभी कंसर्न्ड हैं कि क्या बनेगा पाकिस्तान में क्रिकेट का मुस्तकबिल क्या है? देखिए आशा, आप कैसे हैंडल करते हैं? अभी पीसीबी ने ये बयान दिया है कि हम अब आगे से हम किसी सूरत में न्यूट्रल वेन्यू पे नहीं खेलेंगे, मतलब ये कि अगर हमारे साथ कोई पाकिस्तान में आके नहीं खेलना चाहता तो मत आए, हम दुबई जाके नहीं खेलेंगे, हम कहीं और नहीं खेलेंगे, ये उनका बयान आ गया है। अच्छा, अब मैं समझता हूँ कि एज अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट प्रेशर टैक्टिक तो बड़ी अच्छी चीज़ है, आना चाहिए ऐसा बयान, मगर क्या आप इसके ऊपर अगर डट जाएंगे और दूसरी साइड जो है आप समझती है कि आपकी सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो बड़ी सीरियस है, और याद रहे कि आईसीसी इंडिया के कंट्रोल में है, आप याद रहे कि इंडिया इस चीज़ को एक्सप्लॉइट कर सकता है, आगे बहुत से इंटरनेशनल मैचेस और सीरीज़ आ रही हैं, होम सीरीज़ है जो आपकी, आप सिर्फ पैसे कमाते हैं फ्रॉम योर होम सीरीज़, जब आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं या कहीं और जाते हैं तो वो कमाते हैं, तो इसलिए ये तो बहुत बड़ा फाइनेंशियल डिज़ास्टर हो जाएगा अगर आप ये फ़ैसला करते हैं कि आपने न्यूट्रल वेन्यू पे नहीं खेलना, और दूसरी साइड ये कहती है हमने वहीं खेलना, नहीं तो ना खेलें, और आप बाय द वे कोई लीगल इसके ऊपर नहीं कुछ कर सकेंगे। अभी मैं सुन रहा हूँ कि जी केस कर दें, ये कर, कोई कॉम्पनसेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। न्यूजीलैंड की तरफ से ये बयान आया है कि हम कॉम्पनसेशन इसकी कर लेंगे, कोई और तरीके से हम इसको कर लेंगे, इशारा उन्होंने दो तरीके से किया, अच्छा। एक्सप्लेन नहीं किया, मगर मुझे पता है वो इशारा क्या कर रहे हैं। एक वो यही कह रहे हैं कि न्यूट्रल वेन्यू पे खेल लेंगे, अच्छा। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि जब आप हमें खेलने आएंगे, ठीक है, हम कुछ मैचेस बढ़ा देंगे और उसमें से जो रेवेन्यू आएगी, जो आपको यहाँ लॉस हुआ है, वो उसमें से पूरा कर देंगे। हाँ। वो ये इशारे कर रहे हैं।
अच्छा, अब हमारी तरफ से ये है कि इस वक्त तो हमें बिल्कुल इस बात को मानना नहीं चाहिए। ये तो वैसे बात है कि फिर तो वो ऑफ द हुक हो गए ना। आप लड़े उनके साथ कि नहीं आप यहाँ आके खेलेंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, इसको लेके जाएं, लड़े। लीगल शिकल केसेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप लॉबिंग करें, आईसीसी के अंदर लोगों को समझाएं, प्यार करें उनके साथ। 10-12 लोग हैं वहाँ, सबके पास जाएं, उनसे कहें हमने ये आपके लिए अपना किया केस था, पेश अपना करें। केस करें। और वो पर्सनल लेवल पे करना पड़ेगा। एक ओवरऑल मीटिंग के अंदर तो हो गई होगा। आईसीसी फुल मेंबर को जाके वसीम साहब को और रमीज़ को मिलना चाहिए। इन दोनों की रेपुटेशन उनके दरमियान अच्छी है, रमीज़ के बारे में भी इज्जत है, वसीम के बारे में भी है। तो मैं ये समझता हूँ इनको जाके वहाँ एक एक को समझाना चाहिए और टाइम लूज नहीं करना चाहिए। टाइम लूज नहीं करना चाहिए। ये डैमेज कंट्रोल का वक्त है। जो जिस इंप्रेशन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है उसको संभालने के लिए इस वक्त जज्बात में आने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि होश से सोचना होगा और हिकमत अमली तैयार करनी होगी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू द शो। अच्छा, इससे पहले हमने खेल की बात की, फिर खेल में जो सियासत इन्वॉल्व होती है, कहीं कहीं उसकी बातें हुई। अब सियासत में जो खेल हो रहे हैं ज़रा उसकी तरफ आते हैं सेठी साहब। आपको तो बड़ा मजा आता है ना उससे। जरूर, मजा कैसे नहीं आएगा। दिलचस्प हो जाती है सियासत कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, मतलब मुल्क में तो चल ही रहा है और किस पार्टी में चल रहा है वो है नून लीग। ऐसा लगता है दो बयानी है और उसकी तस्दीक जावेद लतीफ साहब ने खुलकर की है। हाँ, नई बात नहीं है। तो अब क्या हुआ? बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये नई बात नहीं है। तो मैंने आपसे सवाल करना है कि जावेद लतीफ साहब जो बढ़ चढ़ कर बात कर रहे हैं और उनको बढ़ चढ़ कर बात करने की वजह से नोटिस भी इशू हो गया। अच्छा, नोटिस इशू शहबाज शरीफ साहब की तरफ से नहीं हुआ, नवाज शरीफ साहब की तरफ से हुआ। नो, क्या नो? नवाज शरीफ साहब ने नोटिस किया। इकबाल ने नोटिस इशू किया। हाँ, लेकिन पार्टी सदर की जानिब से रिजर्वेशन शो की गई है। हाँ, मगर इशू एहसन इकबाल साहब ने किया, लेकिन नाम तो नवाज शरीफ साहब का लिखा ना। हाँ, आया नाम। आया नाम। उनको तशवीश है भाई कि आपने पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी की है। मेरा आपसे ये सवाल है, उन्होंने कहा है कि पार्टी में कुछ लोगों को असाइनमेंट मिलती है कि वो डैमेज करें बयानियों को, नैरेटिव को। एक तरफ बिल्ड होता है, दूसरी तरफ डैमेज कर दिया जाता है। अब जावेद लतीफ साहब की इन स्टेटमेंट्स के आने के पीछे क्या है? पार्टी के अंदर चल क्या रहा है? अच्छा, पार्टी के अंदर तो वही दो बयानिए चल रहे हैं ना, मगर मेरा हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि ये जो पार्टी के अंदर दो बयानिए चल रहे हैं ये एक्चुअली एक ही बयानिया है जिसके दो हिस्से हैं। जैसे गुड कॉप बैड कॉप होता है, तो ये गुड कॉप बैड कॉप चल रहा है। ये शहबाज शरीफ साहब को रखा हुआ है कि आप लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन खोल के रखें, वक्त आएगा शायद ज़रूरत पड़ जाए। और हम जो हैं अपना एक मौक़िफ़ प्रिंसिपल स्टैंड लेके रखें, क्योंकि उससे हम हट नहीं सकते। तो ये हो नहीं सकता कि शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब की इजाज़त के बगैर इस हद तक इतनी आगे चले जाएं। अलबत्ता लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन खोलने के लिए सियासी जमातें ये करती हैं इसे। अब आइए आप कि जावेद लतीफ़ साहब ने जो बात कही, वो बात में तो वज़न है। ये जो शहबाज शरीफ साहब का बयानिया है, इसके साथ इनके साथ 3-4 लोग हैं फ्रॉम द हाई कमांड जो कि इसी बयानिए को सपोर्ट करते हैं। और दूसरा जो बयानिया है मियाँ साहब का, वो मरियम और शायद खाकान अब्बासी और फिर 2-3-4 लोग हैं जो उनका बयानिया सपोर्ट करते हैं। पब्लिक में सारे कोशिश करते हैं कि एक ही बात हो, मगर थोड़ी थोड़ी तब्दीलियाँ होती हैं। अब एक वक्त था कि शायद खाकान अब्बासी ने भी चैलेंज कर दिया था कि ये शहबाज शरीफ साहब ने जो बात कही है ये मुझे तो समझ नहीं आई। बाद में फिर आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब के जो स्पोक्समैन हैं उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे नहीं था, ऐसे थी बात, तो जिनको ना मरम पट्टी कर दी उसके ऊपर। अब इन्होंने जावेद साहब ने ये बात कर दी, काफ़ी शोर पड़ा होगा उस ग्रुप के अंदर जिसके बारे में उन्होंने इशारा किया था। तो उन्होंने फिर नवाज शरीफ साहब से रब्ता किया होगा, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से कंप्लेन किया होगा कि मियाँ साहब साड़ी लाइन पिटती पई है, तुसी मेहरबानी करके वड्डे मियाँ के वी हैव टू इशू नोटिस। इस तरह से जो उठेगा वो जो चाहे कह देगा, तो कल नू साढ़े को बंदे उन्होंने नाल चले ना जान, तो उन्होंने बंदे है तो इसको प्लीज़ रोकें कि ये जो बयानबाजी होती है इररिस्पॉन्सिबल। शहबाज शरीफ साहब बात करते हैं और बात है, मरियम बात करती है और बात है, शायद करता है और बात है, मगर ये नंबर 2 लेवल के लोग प्रिटेंडिंग टू बी क्लोज टू नवाज और शहबाज, ये जो चीज़ है ये ठीक नहीं होनी चाहिए। क्योंकि डोंट फॉरगेट मरियम औरंगज़ेब, एहसन इकबाल और बाकी और राना सनाउल्ला, आजकल तो इवन अपने ख्वाजा आसिफ साहब भी बड़े केयरफुल हुए हैं। तो ये बड़ी केयरफुल तरीके से ये बात करते हैं ताकि बचाव भी हो जाए और बात भी हो जाए। आपको याद होगा कि मैंने राना सनाउल्ला साहब से कहा था कि गुड राना बैड राना, मैंने कहा आप बैड राना है, वो एक और राने हैं जो गुड राने हैं। एक तस्वीर भी हम दिखाएंगे, प्रोग्राम में चल रही होगी अभी साथ साथ, के नवाज शरीफ साहब जब अपीयर हुए तो सभी जो PMLN के लीडर्स हैं उन्होंने क्लैप किया, एक है शख्सियत जो कि क्लैप नहीं कर रही। तो बहरहाल अब ये गुड राना बैड राने वाली बात है, मगर मैं समझता हूँ कि ये नोटिस इशू से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा।
अच्छा। अब वो जावेद लतीफ़ साहब जो है इज़ अ वेरी वैल्यूबल मेंबर। वो देखिए जिस किस्म की एग्रेसिव पॉलिटिक्स वो करते हैं, उस पॉलिटिक्स के बगैर भी काम नहीं चलता इस मुल्क में। सिर्फ अगर आप लेट ही जाएं तो फिर काम नहीं चलता। और ये वजह कही जाती है कि वो मरियम नवाज से शायद करीब है, नहीं, इसलिए वो वो बिल्कुल करीब है, इसमें क्या बात है, वो हैं, वो मरियम और नवाज शरीफ साहब का बयानिया फॉलो करते हैं। मगर अब मैं आपको एक बात बताऊं, एक तरफ ये नोटिस इशू हो रहा है जावेद लतीफ़ साहब को। जी जावेद लतीफ़ साहब कहते हैं मैं जवाब दूंगा, जी। अभी दिया नहीं मगर देंगे वो। मगर साथ साथ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? साथ साथ ये हो रहा है कि नवाज शरीफ साहब ने जो अपनी स्पीच दी थी 4-5-6 दिन पहले, वो DI खान में मेरा ख्याल है, जो कि ज़ाहिर है हम नहा दिखा नहीं सकते, नशर नहीं होती। नशर नहीं होती, उससे उन्होंने बड़ी सख्त बातें कही हैं। अब पता नहीं किस हद तक हम बात कर सकते हैं या नहीं कर सकते, मगर सिर्फ मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि उन्होंने नाम लेके टारगेट करके उन्होंने बातें की हैं। तो ये अगर नवाज शरीफ साहब एक तरफ उनके नाम के ऊपर एक बंदा नोटिस इशू कर रहा है, एक और दूसरी तरफ वो दूसरा अपनी मियाँ साहब जो लाइन है वही आप पे ले चौके रहे छक्के लगा हैं। रहे जी, हैं। तो तो ये साथ साथ चल रहा है game। यही मैं कह रहा था कि ये डिलिबरेट है। Right। जब इधर से कुछ नरमी बयान आ जाता है तो मियाँ साहब थोड़ा हार्ड हो जाते हैं, जब मियाँ साहब थोड़ा पीछे हटते हैं तो दूसरे भी थोड़ा पीछे हट जाते हैं। तो ये चीज़ चलती है। मैं नहीं समझता दिस इज़ अ डिवीजन इन नून लीग, इन PMLN। हाँ इन ठीक है। PML। मैं समझता हूँ ये सोची समझी एक चाल है, और जब वक्त आएगा, अगर वक्त आएगा तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब के बयानिया सारे उसके पीछे लग जाएंगे, फॉलो कर लेंगे। अच्छा, दरिया के दो धारे आपस में मिल जाएंगे। अच्छा, बड़ी दिलचस्प फील्ड पोजीशन है वैसे PMLN की, लेकिन जो बात आपने की कि वो शख्सियात को टारगेट कर रहे हैं नाम लेकर, जो अगला हमारा क्वेश्चन आपके सामने मैं रखने जा रही हूँ, वहाँ भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की जा रही है कि वफाकी वज़रा जो हैं, हुकूमती वज़रा, वो ये कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई इलेक्शन कमीशन से नहीं है बल्कि शख्सियात से, और वो नाम ले रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर का, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, और उनका ये कहना है कि हमारा झगड़ा इलेक्शन कमीशन से नहीं है, राजा सुल्तान सिकंदर साहब से। जो भी इस वक्त चल रहा है सेठी साहब, इसका नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा तो अच्छा नहीं निकलेगा। जो चल रहा है ये भी ठीक नहीं है। देखिए ये गलत कह रहे हैं फवाद चौधरी साहब। अब मैं आपको बताऊं ये कह भी क्यों रहे हैं, वो बाद में। पहले मैं ये कहता हूं कि ये इलेक्शन कमिश्नर साहब की बात नहीं हो रही है। वो 3 लोग वहाँ बैठे हुए हैं जी। जो भी फैसले आ रहे हैं वो तीनों के फैसले आ रहे हैं। अगर उनमें से एक भी फैसला फ़र्क रखता है तो वो कह देंगे कि ये तीनों का इसमें इत्तेफाक नहीं है। इस वक्त जो भी प्रेस रिलीज़ आ रही हैं या जो भी बयान आ रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन, नॉट फ्रॉम द इलेक्शन कमिश्नर। कमिश्नर का नाम नहीं है, इलेक्शन कमीशन का नाम है, इदारे का नाम है इदारे पूरा। का नाम है। ये कहना कि हम एक शख्स के खिलाफ हैं, ये दिस इज़ नॉट राइट, ये गलत है, बयानिया ही गलत है, ये झूठ है। दूसरी बात, उन्होंने अब ये भी नई बात कर दी, पहले एक शख्स को टारगेट किया, उसको गंदा करने के लिए, उसके दोस्तों को उससे अलग करने के लिए, अब एक लेटेस्ट थ्रेट दे दिए कि अगले 2 जो आने हमने अपॉइंट करने, क्योंकि बाय द वे ऑपोजिशन लीडर के साथ मिलके कंसल्ट करके अपॉइंट और उसका कोई चांस नहीं लग रहा, और अभी लग नहीं रहा है। ये कहते हैं हम ऑपोजिशन लीडर को अब कंसल्ट भी नहीं करेंगे और हम लगा देंगे, और उनको लगाने से पहले कह देंगे कि आपने जाके इस इलेक्शन कमिश्नर राजा साहब की छुट्टी करानी है, इसके साथ इत्तेफाक नहीं करना। मतलब इससे बड़ी तौहीन तो हो नहीं सकती कि आप पहले से ही कह रहे हैं कि अब हम अपनी इलेक्शन कमीशन बनाएंगे, एक न्यूट्रल इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा नहीं बनाएंगे, हम अपनी इलेक्शन कमीशन बनाएंगे। हर बंदा जो है यहाँ है वो हमारा होगा, हम नॉमिनेट करेंगे, अपोजिशन जाए जहन्नम में। ये पैगाम भेज रहे हैं ये। और सबसे बड़ी बात ये है, ये इसलिए भेज रहे हैं अपार्ट फ्रॉम कि इनको तकलीफ हो रही है ऑन दीज इश्यूज़, एक और भी इशू है ना इनका, फॉरेन फंडिंग केस फंसा हुआ है जी। वो पिछले इलेक्शन कमिश्नर्स बड़े पसंद आते थे इनको, वो उन्होंने 6-7 साल खींच लिया फॉरेन फंडिंग केस, नहीं आने दिया सामने। अब लग इनको ये डर लगा हुआ है कि ये इलेक्शन कमीशन तो कुछ आज़ाद लगती है, अगर ये आज़ाद है तो ये किसी वक्त भी फॉरेन फंडिंग केस हमारे गले डाल देगी, तो फिर हम क्या करेंगे। इसलिए प्रीएम्प्टिव एक्शन ले रहे हैं कि जी पै जाओ, ये तो एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, इसको इलेक्शन कमीशन चैलेंज करेगा, मगर ये जाएगी कहीं नहीं बात, ये करते रहेंगे। अब मैं कहने लगा था कि लफ्ज़ ये वो ठीक है सेठी साहब, समझ आ गई, समझ आ पहुंच गई। ये वो करते रहेंगे और वो उधर से वो भी बेचारे अपने ठार कुछ ना कुछ करते रहेंगे। मगर जो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इलेक्शन कमीशन अगर
अधूरा रह गया तो इलेक्शन कैसे होगी? कैसे होगा? अच्छा, ये आप दोनों की बात करें, दोनों के दरमियान तो मैच लगा हुआ है, तो इसमें वो पीडीएम और अपोजिशन क्या करेगी? बाय द वे आज पीडीएम की बरसी, मेरा मतलब है एक साल हो गया है पीडीएम को। आपका मतलब बरसी है या सालगिरह कह लें, एनिवर्सरी कह लें। आप क्या कहती हैं? मैं तो आपसे सुनना चाहूंगी इस बारे में, मेरी कोई राय नहीं, मैं न्यूट्रल हूं। नहीं, मेरा ख्याल है ये सालगिरह है। अच्छा, बरसी शरसी नहीं है। अभी हाल ही में नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हम पीडीएम में ये कर देंगे, वो कर देंगे। ठीक है, अभी तो जायज़ है। चले चले अभी अच्छा, अगली ये फवाद चौधरी साहब और ये सब लोग जो है, ये मेरी चिड़िया की अब खबर है। बताएं क्या है? अरसा हो गया चिड़िया से जब ये गाली गलोच पे निकल आते हैं ना, फवाद चौधरी साहब, शिबली फराज साहब, एक और साहब आजम स्वाति साहब, ठीक, और तो ये इसलिए आते हैं क्योंकि ये बहुत पसंद है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को। अच्छा अच्छा, प्राइम मिनिस्टर साहब इनको स्पेशली जाके वेल डन, बड़ा सर मैं आया किता, मैं वेरी गुड करा करो इनका। प्राइम मिनिस्टर साहब वैसे ही बड़े, तो आपको पता है उनका जो मूड है और जो ज़ुबान वो इस्तेमाल करते हैं प्राइवेट में, वो तो बिल्कुल समझते हैं कि ये क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या है, ये फॉर्मेलिटी, पै जाओ खुद का उनका एटीट्यूड भी यही है ना। मेरी खबर ये है काबीना से कि जी उनको बड़े वो लोग पसंद आते हैं जो उनकी ज़ुबान बोलते हैं और कोई फॉर्मल चीज़ें नहीं करते, गाली गलोच पे आ जाते हैं। इसीलिए आपने देखा ना, ये गाली गलोच कल्चर जो है, ये गाली गलोच कल्चर जो है, ये डायरेक्टली काबीना को समझ आ गई इस बात की कि जो लोग गाली गलोच करते हैं अपोजिशन की, अब फिर मुझे वो आंखों के तारे होते हैं, प्यारा लफ्ज कह देना। अच्छा, आंखों के तारे होते हैं, बहरहाल पॉलिसी तो ये तो मेरा ख्याल है इस किस्म की चीज़ चल रही है। ठीक है। बिटवीन द लाइंस क्या चल रहा है ये हमने जान लिया सेठी साहब से। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक टू द शो। अच्छा सेठी साहब, अब ज़रा ग्लोबल पॉलिटिक्स की तरफ आते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब 21 से 25 सितंबर तक अमेरिका का दौरा कर रहे हैं। यूएन जनरल असेंबली सेशन वहाँ होने जा रहा है। अफगानिस्तान की सिचुएशन को देखते हुए, पाकिस्तान के रोल को देखते हुए, रीजनल सिचुएशन को देखते हुए क्या करेंगे शाह साहब वहाँ पे? शाह साहब ने काफ़ी इंतज़ार की कि टेलीफोन कॉल आ जाए जो बाइडन से टू इमरान खान। फिर उन्होंने सुना कि जी उनके जो सेक्रेटरी स्टेट हैं ब्लिंकन साहब, उन्होंने कांग्रेस के अंदर बड़ी ख़तरनाक किस्म की बातें की हैं, जिसकी वजह से फिर इमरान खान साहब ने उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक एक बयान दे दिया। इग्नोरेंट, जाहिल, ये क्या जाहिल, जहालत की बात है। अब डैमेज कंट्रोल तो करना ही करना है। वो तो जो बात करते हैं वो पब्लिक में करते हैं ना, और उनको पता होता है कि इसका क्या इंप्रेशन होगा, या वो सोच समझ के करते हैं कि इसका ये इंप्रेशन हम देना चाहते हैं। मास्टर्स हैं डिप्लोमेसी के, उनको पता है कि अपना पावर कब दिखाना है और कब नहीं दिखाना। यहाँ तो जो जिल चाहे बोल देते हैं कि जी सेल्वेशन हो गई है अफ़गानिस्तान की, स्लेवरी से ख़त्म हो गया है, और फिर ये कहना कि बड़े एरोगेंट और इग्नोरेंट स्टेटमेंट है जी प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे, ऐसे वर्ड्स। अब मेरा ख्याल इसी किस्म की उन्होंने रवैया था उनका सऊदी अरेबिया में भी प्रिंस के साथ, तो इसकी वजह से तल्लुकात ख़राब हो गए थे। तो खास सब सोचते बगैर काफ़ी बातें कर जाते हैं। कभी कभी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों की बातें भी कर देते हैं कि हम तो ये कर रहे थे और वो कर रहे थे, तो जिसमें बड़ी बहुत तकलीफ हो जाती है। सादा है हमारे, सादा नहीं, अच्छा नहीं अच्छा फिर तुम मुझे से प्रोवोक कर रही हो, मेरा दिल करता है पंजाबी जो उनके दिल में होता है, पंजाबी में कुछ नहीं सेठ साहब, वो जो दिल में होता है वो उनकी जुबान पे आ जाता है। हाँ ये सही। हाँ मगर प्राइम मिनिस्टर के जो दिल में होता है और वो बाहर आ जाए, ये तो फिर बात चलती नहीं ना ऐसे। अच्छा, तो अब ये है कि ये गए वहाँ, इनकी कोशिश 100% ये है कि ब्लिंकन के साथ को मुलाकात हो जाए। कोशिश इनकी ये है कि 10 मिनट 15 मिनट की बात हो जाए। मैं एक सीनियर डिप्लोमेट से बात कर रहा था, पाकिस्तानी डिप्लोमेट से, जिसके ये लफ्ज़ थे कि अगर 10 मिनट मिल गए तो बड़ी गनीमत होगी। तो ये है सिचुएशन। उसके बाद कॉल आ जाएगी। तो मेरा ख्याल है अब ये जाएंगे तो मिल तो वो शायद ले ही, ऐसी नहीं है बात। खान साहब तो नहीं जा रहे, खान साहब नहीं जा रहे, मगर मैं शाह महमूद की बात कर रहा हूँ। शाह महमूद के लिए बहुत मुश्किल चैलेंज है। एक तरफ तो उन्होंने रूस और चाइना को और ईरान को समझाना है और मनवाना है कि अगर अमेरिका नहीं रिकग्नाइज़ करता, यूरोप नहीं करता, तो हम 4-5 तो कर लें ताकि बात आगे बढ़े। ये हमारा ये मौक़िफ़ है कि जल्दी जल्दी रिकग्निशन करो, उनको कोई मौका दो स्टेबल होने का, और फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ पैसे भी दे दें ह्यूमैनिटेरियन, तो बाद में जाके जब वो सेटल डाउन कर जाएंगे फिर हम अपने डिमांड्स कर। इस वक्त प्री मैच्योर है कि हम उनको भी कहें ये करें। तालिबान हैं, ये कहेंगे नहीं कर दे की कर लोगे, हम सारी उम्र नहीं किया हमने, तो अब क्यों करें, तो थोड़ा सा बरम पट्टी करके रखें। तो ये कहने गए, और वो मेरा ख्याल है वो ह्यूमैनिटेरियन एड तो थोड़ा बहुत वो कर देंगे, बिकॉज दुनिया देख रही है कि अमेरिका क्या करता है, यूरोप क्या करता है,
और चाइना ने और पाकिस्तान ने तो ऑलरेडी छोटी मोटी चीज़ें करनी शुरू कर दी, मगर ये ज़्यादा नहीं करेंगे। पैसे आने हैं वहाँ से, उनके जो फॉरेन फंड्स हैं वहीं फ्रोज़न हुए हैं 8-9 बिलियन डॉलर्स। और तालिबान का जो मौक़िफ़ है इस वक्त बड़ा इंटरेस्टिंग है आयशा। तालिबान की एटीट्यूड पता क्या है? क्या? अभी तो हम अपनी गवर्नमेंट शवर्नमेंट बनाने लगे हुए हैं, नहीं आते पैसे ना आए, नहीं रिकग्नाइज़ करते ना करें, हम तो खुद अपने अभी अंदर के इतने हमारे मामलात हैं, प्रॉब्लम्स हैं, हम उनको सॉल्व कर रहे हैं, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होने लगा। अमारात इस्लामी वैसे भी तवक्कल अल्लाह है, हाँ, आलमी इमदाद वो की ज़रूरत अंडर नहीं किसी किस्म के प्रेशर में नहीं है है। जी, जो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी उन पर प्रेशर डालना चाह रही है, वो नहीं है अंडर प्रेशर। ठीक है। पाकिस्तान इज़ अंडर प्रेशर कि पाकिस्तान चाहता है कि जल्दी हो जाए ताकि ये टीटीपी का जो मामला है फिर पाकिस्तान तालिबान के साथ टेकअप कर ले कि भाई अब ठीक है ना, मिल गया ना, हमने ये भी कर दिया ना, हमने ये भी कर दिया ना, अच्छा तो अब जरा वो हमारे टीटीपी जो है उसका भी तो कुछ ख्याल करें ना, वहाँ हमारे साथ बड़ा नुकसान हो रहा है, उनको रोके ना, उनको समझाए ना। हाँ। मतलब इस किस्म की बात कि हमारे लिए बड़े प्रॉब्लम्स हैं, हमने आपके हेल्प हर स्टेज पे हेल्प की है, तो पाकिस्तान इज़ कीन, तो उसकी वजह से, बट अमेरिका इज़ नॉट कीन। मैं समझता हूँ उनकी पॉलिसी इस वक्त यही है कि इनको अब हम तो आ गए वहाँ से, हमारी तो शिकस्त हो गई, अब हमें वहाँ क्या लेना है? तालिबान से हम क्या ले सकते हैं? चाइना उनसे ट्रेड रूट्स ले सकता है, अमेरिका तो कुछ नहीं ले सकता। पाकिस्तान ट्रेड रूट्स ले सकता है, चाइना मिनरल एक्सप्लोरेशन कर सकता है, ईरान ऑयल एक्सपोर्ट कर सकता है, रशिया गैस पाइपलाइंस बना सकता है, हमें तो कुछ भी नहीं। हमारा क्या लेना देना? हमारा सिर्फ एक इम्पैक्ट रहना चाहिए। वो इम्पैक्ट क्या रहना चाहिए? अब इस वक्त वाशिंगटन के अंदर जो असली सोच हो रही है वो ये हो रही है कि ईरान हमारा दुश्मन, रूस हमारा दुश्मन, चाइना हमारा दुश्मन, सेंट्रल एशियन स्टेट्स रूस के साथ मिली हुई हैं, और पाकिस्तान डबल डीलर, राइट, ना दोस्त ना दुश्मन, मगर कोई पता नहीं इनका। अच्छा, तो इसलिए बेहतर ये होगा कि हम कोई अभी इमदाद ना करें, हमें मिलना तो है कुछ नहीं। अगर कुछ करना है किसी न किसी स्टेज पे, तो वो जो हमारे दुश्मन बैठे हुए हैं उनके बारे में सोचना चाहिए कि उनको हम कैसे तकलीफ दे सकते हैं। अच्छा। अफगानिस्तान से 1980s में उन्होंने सोवियत यूनियन को तकलीफ दी ना, पाकिस्तान के जरिए जिहाद करके सोवियत यूनियन को निकाला, ठीक है, तकलीफ दी थी ना। अब वो सोच रहे हैं कि अब हम कैसे कर सकते हैं। अब यही है ना कि वहाँ IS बैठी हुई है, तुर्कस्तान के जंगजू बैठे हुए हैं वहाँ, यूगर्स आज़ादी हमारे बैठे हुए हैं वहाँ, और अलकायदा बैठी हुई है, और TTP बैठी हुई है, और ISK बैठी हुई है, खुरासान ग्रुप। तो वो तो सारे चाइना में भी गड़बड़ करना चाहते हैं, पाकिस्तान में भी करना चाहते हैं, रूस में भी करना चाहते हैं। इसीलिए तो ये तीन कह रहे हैं ना कि हमारा मसला हल करें। अमेरिका का तो अब कोई टेररिज्म का मसला नहीं है, कोई उसामा बिन लादेन नहीं है, कोई इंटरनेशनल टेररिस्ट बेस नहीं है। अब तो ये जो भी यहाँ बैठे हुए हैं ये इस रीजन को डिस्टेबलाइज करने में बैठे हुए हैं। तो कल इंडिया और अमेरिका मिल के अगर कोई खुफिया कार्रवाई करें कि तालिबान को, नॉट अफगान तालिबान बट TTP को और ISK को और अलकायदा को और यूगर्स को उकसाने, इनको फंडिंग करवा दें इधर से उधर से, ये तो आप बहुत खौफनाक नक्शा खींच रहे हैं। यही मुझे सबसे बड़ा ख़तरा ये है कि अगर अफ़गानिस्तान तालिबान ने कंट्रोल ना किया इन सारे मसलों को, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी लेड बाय अमेरिका, ये बिल्कुल ऐन मुमकिन है कि वो फिर सोचें अब वक्त आ गया, हम हारे हैं यहाँ, हम सिखाते हैं इनको सबक तालिबान को, और वो जो बैठे हुए हैं तीन हमारे खिलाफ, उनके खिलाफ हम गड़बड़ कराते हैं यहाँ से, तो देन इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट, बड़ा मसले बन जाएंगे हमारे लिए। इसीलिए इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका ये वहाँ बैठ के साजिशें कर रहे हैं चाइना के ख़िलाफ़, और चाइना के ख़िलाफ़ साजिश बेस्ट यही हो सकती है कि अफ़गानिस्तान के ज़रिए ह्यूमन राइट्स इन चाइना, यूगर्स, पाकिस्तान को टाइट करने के लिए TTP, ईरान को टाइट करने के लिए उधर जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं ऑन द बॉर्डर ऑफ अफगानिस्तान एंड ईरान। याद है कुलभूषण जहाँ से जहाँ से आए थे तो पकड़े गए थे, वहाँ भी एक इंसर्जेंसी चल रही है ईरान के खिलाफ। तो मैं समझता हूँ आगे 6 माह या साल के अंदर अंदर आपको नज़र आ जाएगा कि वहाँ क्या पक रहा है और क्या होने जा रहा है। लेकिन जंग तो इस तरह सिमटने के बजाय मज़ीद फैलेगी और इसकी चिंगारियाँ मुख्तलिफ ममालिक में भड़केंगी, जो पहले सिर्फ अफ़गानिस्तान तक महदूद थी। ये बड़ी खौफनाक नक्शा खींचा जा रहा है अफ़गानिस्तान की बसात के ऊपर। देखते ये हैं कि इसको टैकल करने के लिए आने वाले दिनों में क्या स्टेप्स लिए जाते हैं या अमेरिका और दीगर यहाँ के खित्ते के
ममालिक का क्या रुझान होता है। टेलीविज़न स्क्रीन पर आपके सामने एक नंबर है, वीडियो मैसेज के ज़रिए आप सेठी साहब से अपना सवाल पूछ सकते हैं और अपना फीडबैक भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह ने के पास।